हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम द्रव अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा चैप्टर क्या है? द्रव्य की अवस्थाएं, गैस व द्रव, जिसमें से गैसें जो है, गैसों के नियम, गैसों का द्रवीकरण और आदर्श गैस समीकरण, वो गैसों के अंदर आता है और द्रव अवस्था के अंदर हम इसके कुछ विशिष्ट गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले द्रव जो है, लिक्विड अवस्था जो है, द्रव्य की जो अवस्था आपके द्रव अवस्था है, इस द्रव अवस्था के विशिष्ट गुण क्या होते हैं कि इसका आकार निश्चित नहीं होता जबकि आयतन निश्चित होता है। तो वापस हम इसका थोड़ा बेसिक देखते हैं। क्या था आपके पास, बताओ जल्दी से। आपने क्या लिया? सबसे पहले आपने क्या लिया था? द्रव्य। क्या लिया था? द्रव्य। तो द्रव्य या मैटर जो है, सबसे पहले द्रव्य या पदार्थ जो था, जिसे अपन क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं इसे? मैटर। द्रव्य को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 प्रकारों में। किस किस के अंदर बोलो? ठोस, द्रव और तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस। अब यहीं से मैं इनके गुणों को बता दूंगा। ठीक है, सिंपल गुण है, कुछ विशिष्ट गुणों का हम अपन आज अध्ययन करेंगे। तो देखो, ये तो हो गया सॉलिड, ये हो गया आपका लिक्विड, और ये क्या हो गया आपके? गैस। तो द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं बताओ? क्या कहा था मैंने? वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, जैसे ये पेन है, तो पेन क्या है? कोई पदार्थ है। ठीक है, आपकी कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, जो भी चीज है, कोई भी वस्तु जिसके अंदर क्या हो? द्रव्य हो, वो स्थान गलती क्या कहलाती है? पदार्थ। कोई ना कोई पदार्थ है। तो पदार्थ को हम 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, ठोस, द्रव व गैस, जिसमें से हमें आज किसका अध्ययन करना है? द्रव का, लिक्विड का। तो देखो, द्रव अवस्था की विशेषता क्या बताई? पहली विशेषता, इनका आकार निश्चित नहीं होता है जबकि आयतन निश्चित होता है। क्या है? छोटे छोटे पॉइंट फटाफट ले लेते। पहला पॉइंट क्या है? आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित, यही गुण है इसका, पहला गुण। तो आकार अनिश्चित कैसे? अनिश्चित के बारे में मैंने कैसे बताया था कि जैसे अगर मान लो, जैसे आपके सुबह सुबह उठते ही दूध वाला आता है, दूध लो, तो जैसे आपको 1 लीटर दूध लेना है, तो आप आयतन उसका कितना है? 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर दूध को भले आप भगोली के अंदर लो, चाहे आप किसी बाल्टी के अंदर लो, चाहे जग के अंदर लो, क्या होगा? आयतन तो 1 लीटर होगा, आकार अलग अलग हो सकता है। दूसरा, द्रव अवस्था जो है, ठोस व गैसों के मध्य की अवस्था है। तो ये भी लिखते हैं, क्या देगा? द्रव अवस्था ठोस व गैस के मध्य की अवस्था है। गैस के मध्य की अवस्था है। अब देखो कैसे। देखो, ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होता है और गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसलिए फैल जाती है। इसमें आकर्षण ज्यादा, इसमें आकर्षण कम। तो द्रव में क्या होता है? कैसे बोलेंगे कि द्रव में कणों के मध्य आकर्षण ठोसों से कम और गैसों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है और इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा कि द्रवों में कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोसों की तुलना में कम, ठोसों की तुलना में अधिक, रिक्त स्थान ठोसों की तुलना में अधिक, और गैसों के कणों के मध्य गैसों के कणों की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो आकर्षण इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, और इसमें दोनों के बीच का है। कणों के मध्य रिक्त स्थान इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा है, जबकि इसके दोनों का बीच का भाग, इसलिए इसे अपन कहते हैं दोनों के मध्य की अवस्था है। ठीक है, अब देखो,
ये जो द्रव होता है उसमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे इसके अंदर बहने के गुण होता है, यानी प्रवाह का गुण पाया जाता है, इसके अंदर वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट और कौन कौन से पाए जाते हैं? तीसरा वाष्पीकरण, ठीक है, और प्रवाह के गुण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। अब कुछ विशिष्ट गुण जो है वो हमको अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो पहला तो गुण कौन सा आपके? यही एक तो वाष्पीकरण का गुण अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। दूसरा गुण जैसे इस पॉइंट के अंदर लिख रहा हूं, इसके अंदर क्या गुण पाया जाता है? प्रस्तनाव पाया जाता है, प्रस्तनाव, ठीक है। इसमें श्यानता पाई जाती है, श्यानता के गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन गुण हैं कौन कौन से? वाष्पीकरण, प्रस्तनाव, श्यानता, इन गुणों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। यानी हमारे 5 चैप्टर के अंदर इन तीनों का विस्तृत वर्णन दे रखा है। तो हम इन एक एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमने द्रवावस्था के बारे में देखा कि द्रवावस्था किसे कहते हैं? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या हो? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों का आकार यानी आकार अनिश्चित हो जबकि आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाती है, ठीक है। फिर इसके विशेष गुण देखें, ये दोनों के मध्य की अवस्था है और इनके कुछ प्रमुख गुणों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज। पहला गुणधर्म इसका है वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब। तो हेडिंग लगाते हैं कौन सा? वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब, जैसे अपन कहते हैं वेपर प्रेशर। अब देखो वाष्प दाब क्या है। तो वाष्प दाब के अंदर क्या होता है कि किसी द्रव को हम किसी बंद पात्र में रख दें, किसमें रख दें? बंद पात्र में, तो उसकी वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अगर मान लो अपन क्या करें, वेपर प्रेशर को अध्ययन करना है तो एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में क्या करते हैं अपन? कोई लिक्विड भरते थे। क्या भरते हैं? लिक्विड। लिक्विड भर दिया हमने। अब इस पात्र को आप क्या कर देते हो? वापस पुनः ढक देते हो। क्या कर देते हो? इसको पुनः ढक दोगे, बंद कर दिया आपने इसको। बंद पात्र में ही वाष्प दाब की गणना होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देखो क्या होगा, अब इस गैस की क्या बनेगी? ये जो द्रव है उसकी वेपर बनेगी, बनी वेपर, ऊपर गई और वापस ये क्या होगी? ये वापस संघनित होगी, नीचे क्या करेगी? नीचे की तरफ गमन करेगी। कर रही नहीं कर रही है? तो इस वेपर द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ये तो क्या आपके हैं? ये तो आपका द्रव है और ये जो प्रेशर डाला गया ये कौन सा कहलाएगा? आपके वाष्प दाब। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? बोलो। द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या लिखोगे? द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। अब देखो जैसे आपके जल है, अगर मान लो आपने क्या लिया? लिक्विड है, जल है। अब इस जल को आपने क्या किया? गर्म किया, यानी जल का क्या हुआ? वाष्पन हुआ। क्या हुआ? इस जल का वाष्पन हुआ। तो वाष्पन होने पर ये जल किसमें बदल जाएगा? आपके जल वाष्प में। किसमें बदल जाएगा? जल वाष्प
इसमें बदल गया। तो ये कौन सी अवस्था है? ये तो आपके द्रव अवस्था, लिक्विड अवस्था है। और ये कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था है। तो इसका पुनः किस में बदल जाना? इस जल का वाष्प का वापस इसमें बदल जाना कौन सी क्रिया कहलाएगी? आपके संघनन क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया आएगी? संघनन क्रिया। तो हम इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं, जब द्रव व गैस प्रावस्था आपस में साम्य में हो, उस समय द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब। क्या कहा मैंने? ये जो चिन्ह है, दो मुखी जो चिन्ह लगा था ना, ये चिन्ह, ये आपके साम्य अवस्था को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? साम्य को। यानी अभिक्रिया दोनों दिशा में गति कर सकती है। कौन सी अवस्था? साम्य अवस्था को ये दर्शाता है। तो देखो क्या होगा, बोलो। जब जल व जल वाष्प दोनों आपस में साम्य में हो, यानी जब द्रव अवस्था व गैस अवस्था, जब किसी लिक्विड या द्रव की द्रव व गैस अवस्था आपस में साम्य में हो, उस समय वाष्प द्वारा डाला गया, द्रव पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके किसके बारे में? वाष्प दाब के बारे में। और वाष्प दाब की गणना कहाँ करनी है? आपको बंद पात्र के अंदर करनी है। किसके अंदर करनी है? बंद पात्र के अंदर। अब देखो, अब आता है इस वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? तो अगला हेडिंग क्या बताएगा आपको? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला देखो, पहला पॉइंट क्या होगा? पहला कारक क्या होगा? द्रव की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति या द्रव की प्रकृति। तो पहला पॉइंट ये लेते हैं अपन, पहला पॉइंट क्या आपका? पहला पॉइंट है आपके द्रव की प्रकृति, यानी लिक्विड की प्रकृति। अब देखो, कुछ पदार्थ जो होते हैं अधिक वाष्पशील होते हैं और कुछ कम वाष्पशील होते हैं। जो पदार्थ अधिक वाष्पशील होंगे उसकी वाष्प दाब की क्या होगी? ज़्यादा होगी। जो जल्दी से वाष्पशील हो जाते हैं क्या हो जाते हैं? उनकी वाष्प क्या होगी? ज़्यादा बनेगी। तो क्या लिखेंगे? अधिक वाष्पशील। क्या लिखोगे? अधिक वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब अधिक होता है। क्या लिखेंगे? अधिक वाष्पशील पदार्थ, अधिक वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब अधिक होगा, अधिक होगा। बताओ, जैसे उदाहरण बताओ इसका। ज्यादा वाष्पशील कौन है? जैसे ईथर। एक आपने सुना, एक आता आपके टीवी के अंदर, बिना धुएं वाला डीओ, कौन सा जो भी है, उसमें क्या होता है? ईथर होता है। यानी बिना धुएं वाले आपके परफ्यूम बनाने के अंदर ईथर का उपयोग किया जाता है। यानी इसकी वाष्प बनेगी, धुआं नहीं, ज़्यादा धुएं नहीं बनते, एकदम खाली धुआं आता है, गैस भरी होती है, जबकि ये लिक्विड के रूप में होता है। ठीक है, तो देखो ये कहूँ कि अगर द्रव की प्रकृति जो है कैसे खुद वाष्पशील है, तो क्या होगा? ये आपस में क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनका वाष्प दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा कारक है, देखो, अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा कारक क्या होगा? अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति। देखो ये कैसे प्रभावित करता है? अगर देखो आपने एक डायग्राम से समझते हैं इसको। अगर अपन एक पात्र लें, क्या लेंगे? पात्र लिया आपने, एक पात्र ये, दूसरा ले लिया अपन इधर, दो अलग अलग पात्र लेते हैं। अब क्या करते हैं?
पहले में हम शुद्ध विलायक भर देते हैं। क्या भरते हैं? शुद्ध विलायक या द्रव भर देते हैं। दोनों में पदार्थ भर रहे हैं। अब ये कैसा पदार्थ है? ये आपके शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध विलायक लिख दो या कोई द्रव है। ठीक है, विलायक के रूप में अपन मुख्यतः क्या लेते हैं? जल। जल क्या है? सार्वत्रिक विलायक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको यहां से ढक रहे हैं, तो क्या बनेगी? इसकी वाष्प दाब क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। ये जो है इसकी वाष्पशील क्या होगा? ये ज्यादा वाष्पशील होगा, यानी इसका वाष्प जो है ज्यादा बनेगी। यदि वाष्पशील होगा नहीं होगा? जबकि क्योंकि ये इसकी वेपर बनेगी, वेपर वापस क्या करेगी? इसके ऊपर दाब डालेगी। जबकि अन्य पदार्थ क्या होगा? इसकी सतह पर आ जाएगा। यानी आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है, तो क्या होगा? अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, ये सतह पर आ गया। और अब हम अगर मान लो इसके वाष्प दाब का अध्ययन करें, इसके वाष्प दाब का अध्ययन करें, तो क्या होगी? इसकी वाष्प कितनी बनेगी? कि देखो, यहीं से वाष्प निकल पाएगी, केवल यहीं से निकल पाएगी, केवल यहीं से निकल पाएगी, यहीं से निकल पाएगी। ये बीच में आ गए। ये कण क्या हो गया आपके? ये कण आपके मध्य में आ गए। अवाष्पशील पदार्थ जो है विलायक जो है या जल या द्रव जो है उसकी सतह के ऊपर आ गए। तो ये क्या आपका? ये क्या है आपकी? ये आपके अवाष्पशील पदार्थ है। क्या है? अवाष्पशील पदार्थ। तो अवाष्पशील पदार्थ की उत्पत्ति से क्या होता है? क्या लिखेंगे? वाष्प दाब में कमी आती। वाष्प दाब में कमी। तो सीधी बात है, एक अगर मान लो मैं शुद्ध गिलास पानी, यानी एक शुद्ध पानी है, एक गिलास में खाली पानी ले लिया और एक गिलास जो है उसमें पानी लेकर उसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिए, तो बताओ किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? खाली पानी का या नमक वाले का? किसका ज्यादा होगा? खाली पानी वाले का, क्योंकि इसके अंदर रुकावट आ ही नहीं रही है। जब नमक के कण क्या हो जाएंगे? उस पानी के कण के मध्य आ जाएंगे, तो वाष्प कम बनेगी। वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो ये दूसरा कारक हुआ अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति। अब देखो, तो तीसरा पॉइंट क्या जाएगा? अब तीसरा ताप। सिंपल है, तीसरा पॉइंट है ताप। इसको तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब भी बढ़ेगा। वाष्प दाब में क्या होगी? वृद्धि होगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या होगी कि ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? गैस के कण जो होंगे वो अधिक गतिशील होंगे, और गतिशील होने के बाद क्या जाएंगे? वो वाष्प में बदल जाएंगे। वाष्प बढ़ने के बाद वाष्प वापस क्या डालेगी? द्रव की सतह पर दाब डालेगी। तो वाष्प दाब की गणना आप कहाँ करोगे? बंद पात्र के अंदर ही करोगे। तो ये कुछ बिंदु हुए आपके वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।